नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हो ये एनवीएस का सिलेबस है। जो एनवीएस का कॉमन टेस्ट रहता है, कॉमन टॉपिक जो रहता है, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा होती है चीज़ें, रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिक एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज, जनरल हिंदी वगैरह, वो सारी चीज़ें, और आईसीटी भी है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें क्या क्या आएगी वो ही इसमें मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ये आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, या फिर मिससेलेनियस कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो, जो आर्ट है, ड्राइंग, म्यूजिक वगैरह कुछ भी हो चाहे, उन सब के लिए ये कॉमन टॉपिक है, सब के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये अभी नया ही है, 2022-23 ये नया है, एनवीएस की तरफ से है ये कॉमन टॉपिक्स। अब देखिए इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ पे देखना आपको, पहला टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि इसमें रीजनिंग एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी जिसके अंदर पजल्स आएगी, सीटिंग अरेंजमेंट आएगी, डेटा सफिशिएंसी आएगा। इसके बाद में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनक्वालिटी ये वाले क्वेश्चन आएंगे, असमानता वाले, ब्लड रिलेशन वाले आएंगे, सीक्वेंस में लगाना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लगाना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमसे पूछेंगे, और ये एसर एंड रीजन वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, और फिर ये न्यूमेरिक वाले है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के कौन से क्वेश्चन है, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये पहला देखिए, ये आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे वेन डायग्राम का है, जो ये पजल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये पजल का क्वेश्चन है। जो रीजनिंग एबिलिटी के अंदर पजल दी गई है वो पजल का क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनवीएस में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपको करना है इस हिसाब से कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे बीच में 22 आ गए, तो वो कैसे आए हैं, है ना। जैसे हम अगर सिंपल तरीके से सोचें तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए। इसी हिसाब से इसको हम काउंट करके देख लेते हैं। 11, 11, 8 कितने होते हैं, 19, 19 और 3 कितने हो गए, 22। तो ये अंदर आ गए। तो इन तीनों को जोड़ करके जो संख्या आएगी वो अंदर लिख देंगे। तो ये होती है पजल्स, इनको बोलते हैं पजल्स। तो ये पजल वाला क्वेश्चन है, वो ऐसा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी पजल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पजल वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये बोर्ड मास का जो नियम होता है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड मास, ये आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम क्या होता है। पहले ब्रैकेट हल होता है ना, फिर ओ, फिर डी, डिवीजन हल होता है, फिर ये एम है, फिर ए है, ऐड, ये सम होता है लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो बोर्ड मास का नियम है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो इसके बाद में क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, ये मल्टीप्लाई वाला ये आ जाएगा पहले, या फिर ये नहीं आएगा तो पहले ये जो भाग वाला क्वेश्चन है ये आएगा, उसके बाद में फिर गुना आएगा, है ना, ये फिर प्लस आएगा। ये इसमें से कौन सा यहाँ पे आएगा, तो ये 48 आ जाएगा। कहाँ पे कौन सा आएगा, कहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे गुना आएगा, या फिर यहाँ पे भाग आएगा, या यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी जिसकी वजह से ये 48 आ जाए। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, फिर गुना होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, ये कौन सा होता है पहले। ये बोर्ड मास का नियम आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये है सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था वाले क्वेश्चन। इसमें जैसे आपको पता होगा बैठक वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं। व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स एक वर्त में बैठे हुए हैं, एक ऐसे वर्त के अंदर ऐसे गोल बैठे हुए हैं व्यक्ति, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरीके से बैठे हुए हैं, और जिनमें से सभी का मुख केंद्र की ओर है। इन सब कहाँ पे देख रहे हैं, इधर इस बिंदु पे देख रहे हैं। यू डब्ल्यू के, यू जो है ये, अगर हम यू माने तो यू डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, है ना, ये अंक लिखने पड़ेंगे आपको, फिर ये निकलेगा इस तरीके से। फिर ये अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब ये इसके अंदर भी यही है, ये प्रश्न 1 बन गया। इसके अंदर ये प्रश्न इन्होंने पूछ लिया है, इसमें एक्स के स्थान पर कौन सा बैठा हुआ है, ये कौन सा इसके स्थान पर कौन है, इसके सामने कौन है, इसके दाएं ओर बैठा हुआ है। ये कथन भी बना सकते हैं, इसके अंदर ही होंगे। ये सीटिंग अरेंजमेंट आप निकाल लो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, ये रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए, ये आ गया आपका 1 अगस्त की किसी तारीख को निश्चित रूप से अंजलि के पिता का जन्मदिन था। ये आते हैं डेटा सफिशिएंसी, जो आपका टॉपिक है 3 नंबर डेटा सफिशिएंसी, उसके अंदर वाला ये क्वेश्चन है कि अगस्त में किस तारीख को निश्चित रूप से अंजलि के पिता का जन्मदिन था। ऑप्शन नंबर 1 अंजलि को
ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 19 अगस्त के पहले 13 अगस्त के बाद है। या फिर अंजलि के भाई को ठीक से याद है, भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 15 अगस्त के बाद लेकिन 18 अगस्त से पहले है। अंजलि के पिता का जन्मदिन एक सम संख्या वाली तारीख को है। अब इसमें ये पूछा है, ये जो होता है ना पर्याप्त है, केवल 2 और 3 प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है, या केवल 1 और 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या फिर केवल 1 और 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आता है ये होता है डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। तो ये आपको करना है अच्छे से। इसके बाद में 4 नंबर देखिए, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं। स्टेटमेंट देना है आपको, किसमें से कौन बढ़िया है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं, ये आगे निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको विचार करना है इन पे। और वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। यानी कि स्टेटमेंट देना है आपको। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको स्टेटमेंट देना है क्या सही है क्या गलत है। कथन है ये, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्या है कथन, क्या है, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। हाँ सचिन, ये इन्होंने बोला है कथन की सचिन बहुत बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। सचिन की बहन अच्छा गाती है। तो ये 2 बातें हो गई। अब इन दोनों बातों से निष्कर्ष कौन सा सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सचिन की बहन तो अच्छा गाती है लेकिन सचिन अच्छा खिलाड़ी है, ये निष्कर्ष नहीं जाता है। फिर दूसरा देखिए, सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है। अच्छा गाती है, वो भी अच्छा खिलाड़ी है तो प्रतिभाशाली है, हम कह सकते हैं कि ये बात सही बोल रहा है। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ये तो निकलता ही नहीं है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये कह सकते हैं। 1 और 2 दोनों ही निकलते हैं या फिर दोनों नहीं निकलते। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के समझना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आते हैं, हमें स्टेटमेंट देना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये वर्बल रीजनिंग भी इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। अब देखिए इनक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन है, असमानता वाला क्वेश्चन है ये वाला। इनक्वालिटी जिसके अंदर आपके टॉपिक में है इनक्वालिटी, इसमें क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं वो देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, और फिर उसी के अनुसार अपने उत्तर देना है। कथन है वी, फिर सी और डी के नीचे लाइन लगा दिया। निष्कर्ष ये हमें देखना है, एक्स से बड़ा बराबर भी है ए वी, फिर ये नीचे लाइन वाई। अब निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, निष्कर्ष 1 और 3 सत्य है। इसके लिए आप कोई बुक, अच्छी सी बुक परचेज कीजिए जिसमें सारे टॉपिक आ जाए, है ना, असमानता वाले। तो असमानता वाले क्वेश्चन इसके अंदर इस तरीके से आते हैं। आपको असमान पहचानना है इसमें से कौन सा सही नहीं बोल रहा। अब इसके बाद में आते हैं ब्लड रिलेशन वाले। ये है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। ये आपको पता ही होगा। एक फोटोग्राफ की और संकेत करते हुए अरुण ने कहा कि वह मेरे भाई के बेटे की पुत्री की माँ है। अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है। तो वो चाचा निकलता है इस तरीके से, चाचा है या बहू है या चचेरा है या भाई है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपके अन्वेष में देखने को मिलेंगे। तो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन जो है ना, ब्लड रिलेशन। उसके बाद में ये आता है सीक्वेंस और सीरीज वाले क्वेश्चन। इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन। नंबर सीरीज से बोल सकते हो आप, नंबर सीरीज बोल सकते हो, सीक्वेंस बोल सकते हो। तो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। इसमें अनुक्रम वाले सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, पहले 1 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद में 8 आ गया, उसके बाद में 19 आ गया, फिर 42 आ गया, उसके बाद में 89 आ गया, उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पे क्या संख्या आएगी। तो ये आपको निकालना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले। तो ये वाले जितने क्वेश्चन है ना, आप अच्छे से करो इनको, ये अन्वेष के अंदर आपके आएगा। फिर ये आता है डायरेक्शन टेस्ट वाला। डायरेक्शन के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये डायरेक्शन निकालना होता है ना, कि हम यहाँ पे माने उत्तर, यहाँ पे माने दक्षिण, और यहाँ पे माने पूर्व, और यहाँ पे क्या माने पश्चिम माने। अब देखिए इसमें क्या बोलता है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहाँ पे पॉइंट ले लें तो यहाँ पे 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर यहाँ से दाहिनी ओर घूम जाता है। तो आपको मोबाइल को ऐसे कोई भी डायरेक्शन में कर लेना है। फिर दाहिनी ओर घूमता है तो इधर की साइड दाहिनी ओर घूमेगा, ये दायां साइड हो गया क्योंकि इसका फेस इधर की तरफ हुआ है अभी, तो ये साइड दाईं होगी। इस तरीके से ये दाहिनी ओर घूमकर फिर 20 मीटर चलता है, इससे थोड़ा चलता है, 20 मीटर चलता है ना। फिर उसके बाद में ये दाईं ओर नहीं घूमता है, फिर ये बाईं ओर घूमता है। बाईं ओर घूम के ये 30 मीटर चल जाता है यहाँ पे, इससे 25 से ज़्यादा चल गया ना, ये 25 चला था, ये 30 चल गया, पुनः अपनी बाईं ओर घूम जाता है। अभी वापस क्या है, अभी ये वापस बाईं ओर घूम जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये वापस बाईं ओर इधर घूमेगा,
थोड़ा सा ये अगर गलत चल रहे हैं तो थोड़ा सा ये जो भी है इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये स्टार्टिंग का जो बिंदु है, अब यहाँ से बिंदु है, अब कैसे भी चला है, चाहे ये ऐसे चल गया, ऐसे चल गया, ऐसे चल गया, ऐसे चल के ऐसे आ गया चाहे, तो अब ये पूछेगा कि यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है। तो ऐसे चला, ये आपको ना ये डायरेक्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दूरी निकालनी होती है। तो ये वाली दोनों ऐड कर दो, निकल जाएगी। फिर आपको इसमें विकर्ण निकालना भी आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन ऐसे बन गया, यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, अब यहाँ पे यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये पूछेगा इस प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे है। ये आपको बोल दिया 20 मीटर चल गया, ये आपको बोल दिया 30 मीटर चल गया। अब ये वाली दूरी आपसे पूछ रही कि ये प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी, ये विकर्ण निकालना आना चाहिए। तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये रीजनिंग के अंदर है, ये आपके सिलेबस के अंदर है, तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक दे रखा है अभिकथन और कथन। ये अभिकथन और कथन जो एजरेशन जो भी है इंग्लिश में लिखा है रीजन वाला, ये कथन, अभिकथन और कथन वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने उत्तर को दिए गए कोड के अनुसार चिन्हित करना है। कथन अभिकथन ए क्या बोल रहा है कि यह मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर ठंडा है। यह कुछ भी मानो चाहिए, यह मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर ठंडा है। यह मतलब मौसम मान सकते हो, कुछ भी चीज़ मानो। ठीक है, और कारण बोल रहा है कि जब ऊंचाई कम हो जाती है तो तापमान भी कम हो जाता है। तो मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर ठंडा है, बिल्कुल एग्जैक्टली होता है ऐसा। और ये कारण जो है ये कथन के अकॉर्डिंग कारण सही बैठ रहा है। तो ये झूठा है, आर झूठा है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मुझे ये लग रहा है। ए और दोनों सत्य है, आर जो है ना ये कारण, ये ए की सही व्याख्या दे रहा है, बिल्कुल सही व्याख्या दे रहा है। क्योंकि हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ना तो वहाँ पे ठंडक होती है, तो ये सही है, तापमान में गिरावट होती है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप निकाल लीजिए अच्छे से, ये भी आएंगे। इसके बाद में जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, ये आते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए, ये एनवीएस के लिए बता रहा हूँ मैं, जो आपके सिलेबस में ना वो चीज़ें हैं, ये रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वृत्त दे रखा है आरेख में। वृत्त जो है ये कॉलेज प्रोफेसर को, जो वृत्त है ना ये कॉलेज प्रोफेसर को दर्शाता है, और त्रिभुज जो है वो सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है। देखिए इसमें ये जो वृत्त दे रखा है ये तो प्रोफेसर को दर्शाता है, और ये जो त्रिभुज दे रखा है ये सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है, और जो आयत दे रखा है वो मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है, ये वाला मेडिकल को दर्शाता है। तो ऐसे दे रखा है डायग्राम। अब क्वेश्चन इसमें इस डायग्राम को लेकर के पूछेगा, अब इस डायग्राम को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा सर्जरी विशेषज्ञ। सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, अब इसमें ये भी दे दिया कि जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं, सर्जरी विशेषज्ञ कौन से वाले हैं, जो त्रिभुज वाले हैं, वो आयत वाले भी हैं, मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन प्रोफेसर नहीं है। तो को किससे दर्शाया है, बी से दर्शाया है, या सी से, या एक्स से, या जेड से। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको है वो देखने को मिलेगा। ये आते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, तो ये भी आपको करने हैं अच्छे से। तो ये हो गया आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के वेन डायग्राम तक पॉइंट आपको मिल जाएंगे, मैं अभी वो पीडीएफ दिखा दूंगा दूसरी ना। फिर इसके बाद में आते हैं ये नंबर जो एबिलिटी वाले हैं, नंबर एबिलिटी वाले क्वेश्चन है। ये नंबर एबिलिटी, नंबर सिस्टम वाले जो क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिक एबिलिटी जो दूसरा टॉपिक है ना न्यूमेरिक एबिलिटी, उसके अंदर नंबर सिस्टम दे रखा है पहला। तो ये नंबर सिस्टम इस प्रकार का होता है क्वेश्चन कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 7/8 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर सिस्टम वाले। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं सारे के सारे अच्छे से। ये आप करोगे तो आराम से निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती जो ब्याज है। ये क्वेश्चन देखो चक्रवर्ती ब्याज का, आपको पता है रमन ने 500 बैंक में जमा करता है। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि रमन 500 रुपये बैंक में जमा कराता है। यदि बैंक की वार्षिक दर जो है 4% है, तो 2 वर्ष में उसे कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, है ना। 500 रुपये जमा कराता है तो 2 साल में कितना मिलेगा। पहले 4% ब्याज बढ़ाना है आपको, 500 रुपये का 4% बढ़ा दो, फिर वो पैसे जोड़ के अगले साल का फिर दोनों का जोड़ के 4% बढ़ाना होगा, तो आपको वो रुपये जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन निकलेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन है।
फिर ये देखिए, ये वाला भी चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन है। तो ये ब्याज के जो है इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में दे रखा है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। ये देखिए, ये बोर्ड मास वाला नियम आ गया। पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट के बाद में ओ मतलब ओ हल होगा, उसके बाद में डिवीजन हल होगा, डिवीजन के बाद में गुणा होगा, गुणा के बाद में जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। मतलब इसके ये भाग होगा पहले, फिर होगा गुणा, फिर होगा जोड़, भाग गुणा जोड़ घटाओ, ये इस तरीके से पहले होगा। पहले सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला ही हल होगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर देखो संख्या दे रखी है, तो ब्रैकेट हल होगा पहले। बाहर है तो बाहर वाला बाद में करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर ही सारी संख्या, तो पहले ब्रैकेट ही हल करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन सा करेंगे, भाग वाला करेंगे। भाग है क्या, नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर गुणा है क्या, बिल्कुल है गुणा, तो ये गुणा इसको कर देते हैं, इन संख्या को फिर इससे कर देते हैं। प्लस पहले नहीं करेंगे, पहले गुणा गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे, इस वाली से ये गुणा, इसके दोनों की संख्या बीच में भी है, ये गुणा कर देंगे, ये वाला गुणा करके ये वाला गुणा करके इन दोनों को फिर आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। जितना उत्तर आएगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ये बोर्ड मास का नियम होता है, इसको बोलते हैं सरलीकरण करना। ये सरलीकरण के प्रश्न इस तरीके के आते हैं, तो आपको ये बोर्ड मास, ये लिखा हुआ बोर्ड मास का नियम, ये आपको पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट हल, फिर ओ हल होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा, ठीक है। भाग गुणा जोड़ घटाओ, ये आपके एनवीएस में क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में आते हैं जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं कि राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को पूरा करने में 30 दिन लेता है, या उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन होता है ना, ये वाले क्वेश्चन आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर निकालोगे तभी आएंगे। ये थोड़ा सा इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। एक आपने 2 3 4 5 क्वेश्चन निकालने सीख लिए ना, तो सारे कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ईजी लेवल है इनका, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद में देखिए, ये दूसरे वाले क्वेश्चन, ये है एवरेज वाले क्वेश्चन। एवरेज का मतलब होता है औसत, जो आपके एनवीएस के सिलेबस में दे रखा है, औसत वाले क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये संख्या कितनी है, ये संख्या है 5। एक मिनट, अभी हम देख लेते हैं ये संख्या कितनी है। ये संख्या है 5। हम देखें 1 2 3 4 और 5 संख्या है। अब हम ये संख्या पहले लिख लेते हैं। 11 प्लस में 13 प्लस में 14 प्लस में 16 प्लस में 21, ये संख्या हमने देख ली। अब ये संख्या लिख करके अब इसके अंदर संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये संख्या है 5। अब इनको जोड़ करके इसमें 5 का भाग दे देंगे तो वो औसत आ जाएगा। तो ये है औसत। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको औसत निकालना आना चाहिए। ये औसत का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये वाला औसत है जिसके अंदर ये कितना है, इसका जो औसत हम अगर जोड़ करके इसका जो भाग देंगे 5 का, तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जब इनका टोटल करते हैं ना, 11 प्लस में 13 प्लस में 14 प्लस में 16 और प्लस में 21, इनका अब हम काउंट करके देखें तो ये 5 का भाग देंगे तो ये काउंट करेंगे तो 75 आ जाएगा, क्योंकि 15 5 75 होते हैं। तो ये 75 आ जाएगा। इनका जोड़ करेंगे तो फिर 5 का भाग दे देंगे, तो ये औसत आ जाएगा। इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। ये देखिए, इनको जोड़ करेंगे तो 15, ये 75 आ जाएगा। 75 पे ये 5 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 15। तो ये इसका औसत इस तरीके के निकलेगा। फिर देखिए, ये नीचे आ गया। इसके बाद में ये है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको बोलते हैं DI। क्या बोलते हैं, DI बोलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब जो आप संख्या पद्धति भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे जो आपने देखा होगा, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, पाई चार्ट, वो चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, पाई चार्ट, बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है, वो वाले क्वेश्चन है ये। पाई चार्ट, बार चार्ट आते हैं, वेन डायग्राम वगैरह वो अलग हो गए, लेकिन ये पाई चार्ट, बार चार्ट जो आते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या दे रखा है, ये वाला डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम से आपको ये पहले तो ये बता देगा कि 7 लगातार वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित कुल राजस्व करोड़ रुपए में और कुल व्यय करोड़ रुपए में नीचे ग्राफ में दर्शाया गया। ग्राफ है ना। फिर बोल रहा है कि कंपनी का लाभ बराबर जो कंपनी का किया गया कुल राजस्व माइनस कुल व्यय घटा देंगे तो हमें कुल लाभ मिलेगा। तो ये बता दिया। फिर ये डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम से हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 पार्टनर होते हैं ABCD, उनके बीच लाभ का विभाजन इतना है। 2015 में C के लाभ की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 2015 में C के लाभ की प्रतिशत की वृद्धि कितनी है 2015 में। ये 2015 में पूछा है ना। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पे ये आपको निकालना होगा, आपको पता चलेगा। इस तरीके से ये होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये हो गए। अब मैं आपको ले चलता हूँ उसी PDF पे वापस।
ये देखिए, अब ये है वो पीडीएफ जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर पजल मैंने आपको दिखाया, सीटिंग अरेंजमेंट दिखाया, डेटा सुफिशिएंसी दिखाया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिखाए मैंने, स्टेटमेंट देना है, इनक्वालिटी असमानता वाले दिखाए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन मैंने दिखाए, सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन मैंने दिखाए, डायरेक्शन वाले दिखाए मैंने, ये वाला भी दिखाया, वेन डायग्राम वाला भी दिखाया। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने कहा था ये वाला है, इसके अंदर नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था, साधारण ब्याज वगैरह वो बताए थे, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह। फिर सरलीकरण वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे, समय और वर्क वाले क्वेश्चन बताए थे, फिर औसत वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, फिर लास्ट में ये ग्राफ वाला जो पाई चार्ट, बार चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो ये है हमारे रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपको देखने को मिलेंगे एनवीएस के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा लगता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़ना है करंट अफेयर, लेकिन ये करंट अफेयर स्पेशल जुड़ा हुआ होना चाहिए एजुकेशन से। किससे जुड़ा होना चाहिए? एजुकेशन से। तो इससे रिलेटेड हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन दोनों के कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। इन दोनों के 10 क्वेश्चन और इसके भी कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ और मैंने आपको पहले बताया है, पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए। मैंने कहा है कि हिंदी इंग्लिश के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपके जो रीजनल लैंग्वेज है उसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, हिंदी इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 40% वाला रूल है, आपको इसको पास करना है बस। केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन लेके आने हैं। 4 प्लस कर दिए तो आपका जो है पास मार्किंग मिल जाता है आपको, क्योंकि 40% 10 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज उन तीनों के अंदर, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये दे रखी है जनरल इंग्लिश, ये दे रखी है सामान्य हिंदी, केवल इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है ना ये यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस है, ये रीजनिंग एबिलिटी वाला, ये वाला पोर्शन पहले वाला, दूसरे वाला, ये 2 हो गए ना। ये पहले के 10 क्वेश्चन मैंने, इन दोनों को मिलाकर के 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे अकेले के, तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। फिर उसके बाद में देखिए ये नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, ये इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आएंगे 10 क्वेश्चन, तो ये हो गए 40 क्वेश्चन, और 80 का आ जाएगा सब्जेक्ट। 80 और 40 हो गए 120, तो ये 120 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतने क्वेश्चन होंगे। फिर उसके अलावा ये रीजनल लैंग्वेज के कितने होंगे? 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10, ये रीजनल लैंग्वेज देखिए, ये रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन होंगे। लेकिन केवल इसमें आपको 40% लेके आना है, इसमें आपको 40% लेके आना है, फिर इसमें आपको 40% लेके आना है। और इन सब के अंदर बता दूं मैं, ये 40% वाला इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन सब के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लगती है, वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लगती है। अब देखिए यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया नंबर जुड़ने वाले। पहले नंबर जुड़ने वाले की बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस मैंने बता दिया, करंट अफेयर स्पेशली वो निकालना है आपको, और वो भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए लगभग। फिर उसके बाद में देखिए ये जो नंबर जुड़ने वाला है उसके अंदर आता है आईसीटी, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है वो तो आपको जानना है, कंप्यूटर के बारे में, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या होता है, सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सब कुछ जानना है। फिर ऑपरेट कैसे होता है कंप्यूटर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, विंडो ऑपरेट किया जाता है कैसे होता है, ओपन कैसे होता है कंप्यूटर, शटडाउन कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है वो सारी जाननी है। फिर जो एमएस ऑफिस है उसके बारे में आपको जानना है भी, ये पहले ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये एनवीएस वाले आपको काम करवाएंगे। पहले तो कागज़ में काम होता था, अभी डिजिटल काम होने लगा है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एमएस ऑफिस आप पूरा पढ़ लीजिए। उसमें जैसे एक्सेल के अंदर जो शॉर्ट कीज वगैरह होती है ना, वो चीज़ें पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते, शॉर्ट की वगैरह होती है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर जान लीजिए एमएस ऑफिस के बारे में। कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड की शॉर्टकट देखिए ये चीज़, और उसके यूज फ़ायदे क्या हैं। जैसे ESC दबाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, एस्केप दबाते हैं, है ना, ये बटन इसका क्या फ़ायदा है, Alt+ ये फलाना दबाएंगे क्या होगा, Ctrl+Z दबाएंगे, CTR+ में Z दबाएंगे तो क्या होगा, Ctrl+ में Z दबाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें आपसे पूछेंगे, है ना। ये शॉर्ट की पूछेंगे, एमएस ऑफिस के बारे में पूछेंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स पूछेंगे, कंप्यूटर के टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो एब्रीविएशन क्या होते हैं वो चीज़ें इसके अंदर आएगी। सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, आईसीटी की आप बढ़िया सी कोई बुक ले लो, उसमें से पढ़ो आप अच्छे से। फिर कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क कैसा होता है, लैन, मैन, वैन, है ना, ये 4 प्रकार, लैन, मैन, वैन और कैन, ये नेटवर्क होते हैं आपके 4 प्रकार के। तो वो नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या काम आता है। फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, वायरस आ जाता है, हमें कोई एंटीवायरस वगैरह करते हैं, इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये होता है आईसीटी के। इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 10।
इसकी कोई बढ़िया सी बुक लीजिए और आप उनसे तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसके बाद में अगला है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड टीए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर देखिए क्वेश्चन जो बनेगा, ये आईसीटी का मैं आपको बता दूं, इसके बारे में नोट यहाँ पे लिखा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा। यहाँ पे टीचिंग नेचर के बारे में, करेक्टरिस्टिक के बारे में, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनके बारे में, लर्नर्स करेक्टर जो अधिगम करता है उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, फैक्टर वगैरह सारी चीज़ें, मेथड ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचिंग की मेथड कैसी होनी चाहिए, टीचिंग एड्स कैसी होनी चाहिए, एवेल्यूएशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आएगी। शिक्षण अधिगम क्षमता जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम क्षमता, जैसे आप नेट की तैयारी करते हो या कुछ और तैयारी करते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड आप सर्च कीजिए गूगल पे, आपको बुक मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक कई सारी आती हैं मार्केट में, तो आप इनकी कोई एक पुस्तक लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड की। और बाकी मैं देखता हूँ, अगर आप कमेंट वगैरह करके हमें बोलते हैं मुझे, तो मैं बुक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नोट इसने दे रखा है, जिसमें क्या बोला इन्होंने कहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल आएगा क्वेश्चन का, वेरी अकॉर्डिंगली हायर द पोस्ट। इस हायर द पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा इसका आपको देखने को मिलेगा, हायर द पोस्ट के अकॉर्डिंग लेवल जो है आपका बनेगा, डिफ़िकल्टी लेवल आपका बनेगा, इसमें ये दिया है इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे ये आ गया हमारा रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद में लैंग्वेज वाला आएगा, ये देखिए लैंग्वेज वाला। अब लैंग्वेज के अंदर ये, इसके अंदर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है, अंग्रेज़ी और हिंदी, इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, सेंटेंस आपसे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में आपसे जानेंगे, पूछेंगे, स्पॉटिंग एरर पूछेंगे, इसमें गलतियां क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करवाएंगे, सिनोनियम्स पूछेंगे, एंटोनियम्स पूछेंगे। तो ये जनरल इंग्लिश में सिर्फ इतना ही पूछते हैं, और इसका लेवल जो है इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। नीचे नोट लिखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा किस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे ना, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर सामान्य हिंदी आपसे पूछेंगे, इसके अंदर आपसे संधि पूछेंगे, समास पूछेंगे, विलोम शब्द पूछेंगे, प्रयवाची शब्द पूछेंगे, सामान्य अशुद्धियाँ पूछेंगे कि इस वाक्य में क्या अशुद्धिकरण है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इस तरीके से। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछेंगे, मुहावरे पूछेंगे, लोकोक्तियाँ पूछेंगे, गद्यांश भी आपको दे सकते हैं, उसमें आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। फिर उसके बाद में आपके होते हैं रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज जो है इसके अंदर आपकी 19 रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। जैसे किसी ने ये मिससेलेनियस टीजीटी के अंदर ये क्या है, ये केवल किसके लिए है, टीजीटी के लिए और मिससेलेनियस कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जैसे अगर आपने हिंदी भरा है तो हिंदी के लिए क्या मिलेगा देखने को, हिंदी जैसे अगर मैं बोलूँ तो कि मैंने कि हिंदी भरा है तो हिंदी में क्या देखने को मिलेगा, संधि, समास, विलोम शब्द, प्रयवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, आधारित प्रश्न। ये रीजनल लैंग्वेज से संबंधित यही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलेगा खास, क्योंकि यही सामान्य हिंदी के अंदर दे दिया, यही मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया रीजनल लैंग्वेज में, तो मुझे हिंदी के क्वेश्चन यही सेम देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ये आएंगे, ऐसे ही 10 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे और बहुत ईजी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको 40% करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, दोनों में, ठीक है। और इन तीनों के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों के नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस इतनी ध्यान में रखना, इन तीनों के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए इसमें नोट दे रखा है, नोट में क्या लिखा है इन्होंने कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इनका प्रोब फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपकी जो भाषा है उसका ज्ञान के जानने के लिए टेस्ट ले रहे हैं, तो उसका लेवल क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज इफ़ एप्लीकेबल हैं तो। बेसिक नेचर रहेगा, ये क्लास रहेगा 10 तक, कितनी तक रहेगा, क्लास 10 तक रहेगा, क्लास 10th तक का लेवल आएगा, बस इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाएगा, 10th तक का कोई ज़्यादा लेवल नहीं होता है, ठीक है, इजी लेवल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो ये है आपका साइलेबस, ये है फर्स्ट का साइलेबस, ये इतना है। और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी जो आता है ना, इसका डिफ़िकल्ट लेवल रहेगा, हायर लेवल रहेगा आपका, इसका आप समझ सकते हो। तो ये इसमें आपको आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसमें ये एमएस ऑफिस के बारे में जानना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका साइलेबस, आप तैयारी कीजिए अच्छे से। और एनवीएस में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि इसमें क्या डेटा है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप बुक जो है वो रिसर्च करो, सर्च करो कौन सी आपके लिए बेनिफिट रहेगी, ठीक है। अगर आप मुझसे डिमांड करते हो तो बुक का वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी एनवीएस की आप तैयारी करो और आप सभी को ऑल द बेस्ट एनवीएस के लिए।